प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोलेंगे? 13वीं गाथा के आधार पर चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा बोलते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह असुधनया विन्निया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। गुणस्थानों की चर्चा में 7 गुणस्थान तक की हमने संक्षेप में चर्चा की है और उसका गमनागमन भी देखा है। थोड़ा सा गमनागमन का रिवीजन करेंगे। कोई जीव चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जा सकता है, हाँ या नहीं? चौथे से 7वें में जा सकता है। हाँ, गर्दन हिला दीजिए आप लोग तो दिख जाएगा मुझे। हाँ बोल रहे हैं काफी लोग। जा सकता है? हाँ, चौथे से 7वें में जा सकता है। बढ़िया। कोई जीव 7वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकता है या नहीं? 7वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में नहीं आ सकता है। गर्दन मना की हो रही है, नहीं आ सकता है। बढ़िया। हाँ, मरण की अपेक्षा से आ सकता है। बढ़िया, मरण की अपेक्षा से आ सकता है। कोई जीव छठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ सकता है या नहीं आ सकता? छठे से दूसरे में हाँ या ना? गर्दन नहीं। अर्पणा मना कर रहे हैं, नीलम भाभी मना कर रहे हैं। नीलम भाभी कंफ्यूज है, हाँ बोलें कि ना बोलें? छठे से दूसरे में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और लोगों की गर्दन नहीं हिल रही। आ सकता है। मीता भाभी मना कर रही है। ये तो 2 तरह के पक्ष हो गए। कुछ बोल रहे हैं आ सकता है, कुछ बोल रहे हैं नहीं आ सकता है। जो बोल रहे हैं नहीं आ सकता है पहले वो बता दें। बोलिए अर्पणा, क्यों नहीं आ सकता छठे से दूसरे में? मैम, छठे से चौथे में आएगा, उसके बाद ही नहीं जा सकते हैं। ऐसा तो नियम नहीं है। छठे से चौथे में आएगा फिर ही दूसरे में आएगा। होना चाहिए। हाँ, छठे से दूसरे में अपन दूसरे गुणस्थान का देखेंगे आगमन, तो छठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए, इसलिए छठे से दूसरे में आ सकता है। कोई जीव 5वें गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जा सकता है या नहीं जा सकता? 5वें से तीसरे में बोलिए। मनोरमा आंटी बताइए, जा सकता है? हाँ हाँ, 5वें से तीसरे में जा सकता है। कोई जीव तीसरे गुणस्थान से
5वें गुणस्थान में, तीसरे से 5वें में जाएगा या नहीं जाएगा? तीसरे से 5वें में रेखा भाभी, रेखा भाभी जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ मीता भाभी, तीसरे से 5वें में नहीं जाएगा। तीसरे से 5वें में नहीं जाएगा। तीसरे से जाएगा तो या तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा। तीसरे से 5वें में नहीं जाएगा। हाँ साधना जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ये एक प्रश्न था मेरा। हाँ बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए, बाकी जो भी हैं वो सब म्यूट हो जाइए। बोलिए साधना जी। हेलो, हाँ हाँ ये जो औपशमिक सम्यक दृष्टि जो है तो 6वें से दूसरे में आ रहा है हाँ और 6वें से मतलब ये जो 6वें से दूसरे में आया है औपशमिक सम्यक दृष्टि, तो इनके कौन सा उदय हो जाता है जिसके कारण ये आ जाता है? वही दूसरे गुणस्थान जिसके उदय से बनता है, अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि है। हाँ और अगर ये क्षयक्षमिक होता तो? क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि होते तो दूसरे में नहीं आ सकते थे। यदि वो नीचे गिरते तो पहले में आ सकते थे या तीसरे में आ सकते थे, लेकिन दूसरे में नहीं आ सकते। क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि दूसरे में नहीं आते हैं, नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जो ये क्षयक्षमिक के सम्यक प्रकृति का उदय होता है क्या? क्षयोक्षमिक के अभी तो सम्यक प्रकृति का उदय है उस पोजीशन में, लेकिन अगर वो गिरे के परिणाम तो सम्यक प्रकृति की जगह दूसरे का मिथ्यात्व का उदय आ जाए या सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो गुणस्थान पहला या तीसरा उस हिसाब से हो जाएगा। सम्यक प्रकृति का उदय तो अभी चल रहा है, इसलिए वो क्षयक्षमिक सम्यक कहा जा रहा है। फिर वो सम्यक प्रकृति का उदय के वो उदय को छोड़ के मिथ्यात्व का उदय आ जाए या सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो उस हिसाब से गुणस्थान पहला या तीसरा भी हो सकता है। मतलब 6वें से मिथ्यात्व गुणस्थान सीधे नहीं आता है? नहीं, 6वें से मिथ्यात्व सीधा आता है ना। 6वें से मिथ्यात्व आता है सीधा, हमने देखा ना गमनागमन में। 6वें गुणस्थान से सीधे पहले गुणस्थान में जा सकते हैं। क्षयक्षमिक का मना कर दो, क्षयक्षमिक का व्यक्ति नहीं आ सकता। नहीं मैंने मना नहीं किया, मैंने तो कहा है पहले में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है। वो आप दूसरे की पूछ रहे थे इसलिए वो क्षयक्षमिक नहीं क्षयक्षमिक का हाँ क्षयोक्षमिक ही गिरेगा 6वें से तो 5वें में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है, लेकिन क्षयोक्षमिक दूसरे में नहीं आएगा। हाँ चलिए, पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में कोई जीव आ सकता है या नहीं? पहले से तीसरे में, पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में निशांटी। सादी मिथ्या दृष्टि तो आ जाएगा, अनादि नहीं आएगा। बढ़िया, सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो आ सकेगा, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा। दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। कुछ लोग गर्दन नहीं हिला रहे, वो लोग सोच रहे हैं कि मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप वीडियो चालू करेंगे तो मुझे आपकी गर्दन दिखेगी। दूसरे से तीसरे में नहीं जा सकते हैं। बढ़िया। दूसरे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान, म्यूट। एक बात और, हाँ दूसरे से तीसरे में नहीं आ सकते। हाँ तीसरे से भी दूसरे में नहीं आ सकते ना? हाँ नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। दूसरे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं या नहीं जा सकते?
दूसरे से सातवें में, शिमला भाभी नहीं जा सकते, बढ़िया, दिख गई मुझे, गर्दन दिख गई। दूसरे से सातवें में नहीं जा सकते। छठवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं। छठे से सातवें में जाना तो सबसे सरल है, जाना ही है। बढ़िया, तो आ गया है आप लोगों को काफी। इस तरह से ही काम आता है कि हम कोई गुणस्थान पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, जैसे नए हमने अभी पढ़े, तो प्रैक्टिकल में वो ऐसे अभी तो हम परिभाषाओं से सीखे, वो परिभाषाएं नहीं चलती है प्रैक्टिकल में। जैसे वाक्य आते हैं उसमें नए लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही यहाँ प्रैक्टिकल में आपको कहीं भी जिनवाणी में ऐसी बात आएगी कि इस गुणस्थान से इस गुणस्थान में आ गए, तो वो हमारे माइंड में वो बात रहे कि हाँ यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ऐसे वो गमनागमन की बात है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आज हमें पढ़ना है आठवां गुणस्थान। आठवें गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण। देखिए करण के अभी एक तीसरा और आएगा, अनिवृत्ति करण। और सातवें गुणस्थान के जो सातिशय अप्रमत्त दशा है, वो सातिशय अप्रमत्त दशा का नाम है अधः प्रवृत्त करण। तो ये तीन प्रकार के करण होते हैं। ये अभी श्रेणी के समय भी हैं और सम्यक के पहले भी ये करण होते हैं। इसकी चर्चा हम कुछ 1-2-4 दिन बाद करेंगे। अभी हम पहले श्रेणी को समझते हैं, फिर ये गुणस्थान की चर्चा पूरी होगी। जैसे भी होगा बीच में आएगा तो बीच में लेंगे। ये जो गुणस्थान है, आठवां गुणस्थान, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 5 गुणस्थान ये श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि श्रेणी किसे कहते हैं? तो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियां, 21 कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, संजुलन 4 और 9 नौकशाएं। तो 4 × 12 और 9 21। तो ये चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय के लिए, चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय में, जो क्षय के लिए बोले या उस क्षय में निमित्त होने वाले जो हमारे परिणाम होते हैं, और वो परिणाम कैसे होते हैं? वो बढ़ती हुई वीतरागता को लिए हुए परिणाम होते हैं। चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, हमें उनका उपशम करना है या उनका क्षय करना है। तो उनका उपशम और क्षय कैसे होगा? ये हमारे परिणामों के निमित्त से। तो हमारे वो परिणाम जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने में निमित्त भूत हों, ऐसे वीतराग परिणामों को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कोई जगह का नाम नहीं है, कोई एरिया का नाम नहीं है। श्रेणी हमारे ही परिणामों की जो स्थिति है उसी का नाम श्रेणी है। तो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय में निमित्तभूत वृद्धिंगत वीतराग परिणाम को श्रेणी कहते हैं। 21 प्रकृतियां सरल हैं, अनंतानुबंधी को छोड़ के। चारित्र मोहनी की टोटल 25 हैं, उनमें से अनंतानुबंधी को छोड़ा क्योंकि अनंतानुबंधी रहती है वो दर्शन मोहनी के साथ में, इसलिए वो तो अलग निकल गई। उसके अलावा जो 21 बची हैं वो बची भी है अभी तक भी, सातवें गुणस्थान तक भी। यद्यपि हम कहते हैं 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया छठे सातवें गुणस्थान में, लेकिन वो अभाव कैसा है? वो अनुदय है। उन 3 कषायों का अनुदय है, उनका अभी उदय नहीं है, अभी क्षयोपशम हुआ है, सर्वथा क्षय, सत्ता में से उनका नाश नहीं हुआ है। तो अब उनका सत्ता में से नाश करना है। तो वो नाश यानी तो क्षय होता है, पर हमारे परिणाम यदि थोड़े जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ उग्र हुआ, तब तो उन 21 प्रकृतियों का हो जाता है क्षय। लेकिन अगर पुरुषार्थ में मंदता है, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन पुरुषार्थ में कुछ मंदता है, तो उन 21 प्रकृतियों का होता है उपशम। और ये सब काम बिल्कुल अबुद्धि पूर्वक होता है, कोई सोच समझ के जानबूझकर। कोई सोचता हो अपन तो उपशम श्रेणी चढ़ो, कोई सोचता हो कि अपन तो शपथ श्रेणी चढ़ो। तो ऐसे सोच विचार के ये कोई काम
नहीं होते हैं, ये अपने आप ही वो पुरुषार्थ जिस टाइप का होता है उस हिसाब से ये काम होता है। तो ये श्रेणी दो प्रकार की हो गई, एक कहलाती है उपशम श्रेणी और दूसरी कहलाती है शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी जहां इन 21 प्रकृतियों का उपशम होते हुए जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे परिणाम जिन परिणामों के निमित्त से 21 प्रकृतियों का उपशम किया जा रहा है वो कहलाती है उपशम श्रेणी। और ऐसे वितराग परिणाम जिनके द्वारा इन 21 प्रकृतियों का क्षय किया जा रहा है वो कहलाती है शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज कहलाते हैं उपशमक। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज क्या कहलाते हैं? उपशमक। और शपक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज कहलाते हैं शपक। ये इनके नाम है। हम बोलेंगे ऐसे उपशमक 11वें 12वें 13वें इस तरह से शब्द आएंगे। तो उपशमक मतलब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले और शपक यानी शपक श्रेणी चढ़ने वाले। तो ये दोनों ये श्रेणियां का प्रारंभ हो जाता है 8वें गुणस्थान से। 7वें गुणस्थान के जो सातिशय वाला पार्ट है, 7वें गुणस्थान के हमने 2 भाग किए थे, उसका जो सातिशय वाला पार्ट है उस सातिशय वाले पार्ट में इस श्रेणी की तैयारी हो जाती है। वहीं ये डिसाइड हो जाता है कि ये जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं या शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। कैसे डिसाइड हो जाता है कि वहीं वहां वो पुरुषार्थ, क्योंकि वो स्टार्टिंग वहीं से उसके देखिए जैसे क्रम से चढ़ रहे हैं, गुणस्थानों के नाम हम नंबर से लिखे 1 2 3 4 5 6 7, क्रम से आते नहीं है लेकिन समझ लीजिए पहले से आ गए 7वें में, यहाँ तो आ गए। लेकिन ये 7वें के बाद में ये 2 रास्ते हो जाते हैं। 7वें गुणस्थान में पहुंचकर 2 रास्ते हो जाते हैं और दोनों रास्तों में गुणस्थानों के नंबर कैसे हैं? एक रास्ते में नंबर है 8 9 10 और 11 और दूसरे रास्ते में गुणस्थानों का नंबर है 8 9 10 और 12। नंबर वही है गुणस्थानों का, इधर भी 8 इधर भी 8, इधर भी 9 इधर भी 9, इधर भी 10 इधर भी 10। नंबर तीनों ये सेम आ रहे हैं, लेकिन एक है उपशमक, उपशम श्रेणी चढ़ते हुए जा रहे हैं, और एक है शपक। तो ये फैसला कहाँ होगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है? तो वो 7वें गुणस्थान का जो सातिशय वाला पार्ट है वहीं वो जीव के परिणामों से ये निर्धारण हो जाता है कि ये जीव शपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं या उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं। चढ़ने वाले हैं ऐसा शब्द बोलते हैं, मतलब वो आगे बढ़ेंगे उसको चढ़ना बोलते हैं। तो जो उपशम श्रेणी के गुणस्थान हो गए हमारे 8 9 10 और 11 और शपक श्रेणी के गुणस्थान है 8 9 10 और 12। तो ऐसा नहीं होता है कि 8वें गुणस्थान में कोई एक पोर्शन उपशम श्रेणी का है और एक पोर्शन शपक श्रेणी का है, ऐसा नहीं है। ये उपशम वाला 8वां वो अलग है, शपक वाला 8वां वो अलग है। वो गुणस्थान की समझ लीजिए संख्याएं 14 रखनी थी, नहीं तो हो सकता था 3 नंबर बढ़ जाते, ऐसा भी हो सकता था अगर इनको अलग कर देते तो 3। हाँ परिणाम तो एक जैसे रहते हैं ना दोनों के? हाँ परिणाम एक जैसे, हाँ परिणाम एक जैसे रहते हैं, परिणाम दोनों में एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी विशुद्धता में फर्क है। क्योंकि विशुद्धता में फर्क इन द सेंस कि जो मतलब जैसे आगे अपन पढ़ेंगे ना कि बंध विच्छिति या उसका लास्ट जो किसी भी कर्म प्रकृति का जो लास्ट बंद हो रहा है, तो वो शपक में और उपशपक में उन चीजों में फर्क पड़ता है वहां पर। तो वो माइनर फर्क है भी, लेकिन ऐसा देखा जाए तो फर्क नहीं भी है सामान्य रूप से। श्रेणी वाला नहीं चढ़ पाता है क्या शपक श्रेणी? नहीं, वो देखिए 2 रास्ते ही अलग अलग हैं। देखिए अपन कभी कभी कोई वंदना तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं, पालीताना वगैरह गए हों या शिखर जी में भी कोई इस तरह के रास्ते हों, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कहीं भी पहाड़ पे वंदना पे अपन जाते हैं तो एक तो रास्ता होता है वो सही, मतलब उस रास्ते से अपने को जाना होता है, वो रास्ता बिल्कुल प्रॉपर चलता है, वो सीधा रास्ता। और एक ऐसे लगता है, यानी एक जगह पे जाके 2 वे हो जाते हैं, 2 रास्ते हो गए। तो उसमें से एक रास्ता सही है जो प्रॉपर अपने को पूरी वंदना के लिए ले जाएगा, और दूसरा रास्ता ऐसा होता है कि वो लगता तो है ये रास्ता है पर थोड़ी दूर चलता है फिर घूम फिर कर वापस वहीं लाके मिला देता है।
ऐसा आप लोगों ने कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ऐसा बना होगा, या फिर समझ लीजिए न्यूज़पेपर में कोई पजल आती रहती है इस तरह की कि एक ये अपना घर भूल गए है, कोई भी चिड़िया होती है कुछ भी, और उसको तो वो बार बार में घुमा घुमा के कोई तो रास्ते वहीं पहुंचा देते हैं, और एक ही उसमें से होता है जो सीधा सही जगह पहुंचाता है। तो एक शपक श्रेणी है। हमारा मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ है? मोक्ष। तो मोक्ष की जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता है शपक श्रेणी का। लेकिन ये 7वें गुणस्थान के बाद वो 2 रास्ते कट जाते हैं, एक उपशम श्रेणी वाला और एक शपक श्रेणी वाला। अब कोई जीव जो हीन पुरुषार्थी होता है वो इस उपशम श्रेणी वाले रास्ते पे चढ़ जाता है, तो वो तो रास्ता क्योंकि मोक्ष तक जाता नहीं है, तो वो वापस से वहां तक जाता है और फिर घूम के वापस वो होम पर, अपनी वो जो जगह पहले वाली थी वो वहीं पर आ जाता है। और जो शपक श्रेणी चढ़ता है वो बराबर सही रास्ता क्योंकि उसने पकड़ा है, तो वो जो मंजिल है मोक्ष वो वहां तक पहुंच जाता है। ये क्या नियम की बात है कि पूरा चढ़ेगा वो? नहीं नहीं, ऐसा नियम नहीं, वो तो अभी हम मतलब वो जो भी नियम है वो तो अभी हम देखेंगे आगे, मरण की अपेक्षा या सामान्य अपेक्षा जैसे जैसे है। अभी तो हम सामान्य स्वरूप श्रेणी का देख रहे हैं कि श्रेणी का क्या स्वरूप ये है। तो परिणामों की बात है ना, परिणाम तो उतरते चढ़ते भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, परिणाम उतरते चढ़ते हो सकते हैं, लेकिन जो अभी इतना पुरुषार्थ, देखिए इसमें अभी नियम अभी हम पढ़ेंगे आगे, भी हमने शुरू किया ही नहीं है, तो वो उसमें भी ऐसे नियम होते हैं कि जो जीव अभी उग्र पुरुषार्थी है तो चढ़ते समय 8वें गुणस्थान में पहुंचते ही पहले भाग में मरण नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके तीव्र पुरुषार्थ है, तो तीव्र पुरुषार्थी जीव का उस समय मरण नहीं होता है, ऐसा नियम है। तो उसके भी अलग नियम है, वो अभी हम देखेंगे। अभी हम श्रेणी का सामान्य स्वरूप देख रहे हैं। तो ये 2 श्रेणियां हो गई, चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का जो उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो उपशम श्रेणी, और जहां क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी के गुणस्थान है 8, 9, 10 और 11, और शपक श्रेणी के गुणस्थान है 8, 9, 10 और 12। शपक श्रेणी वाले के रास्ते में 11वां गुणस्थान है ही नहीं। जैसे हमने कल देखा था ना कि जो जीव पहले से चौथे में जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उसके रास्ते में 2 नंबर की 3 नंबर की सीढ़ी है ही नहीं। सबसे पहले जो बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व जो जीव ले रहा है उसके रास्ते में 2 नंबर और 3 नंबर की सीढ़ी, या जो जीव और ऊपर जा रहा है 7वें में पहुंचना है उसके रास्ते में 6 नंबर की सीढ़ी है ही नहीं। ऐसे ही जो जीव शपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके रास्ते में 11 नंबर की सीढ़ी है ही नहीं। 11 नंबर की सीढ़ी किसके आएगी? जो उपशम करता हुआ, चारित्र मोहिनी का उपशम करता हुआ जो आगे बढ़ रहा है उसको 11वां गुणस्थान प्राप्त होता है। अब उपशम श्रेणी वाला इसी भाव में मोक्ष, मतलब उस जिस समय उसने उपशम श्रेणी चढ़ी उस समय तो वो नियम से लौट के वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने रास्ता गलत पकड़ा है, वो रास्ता वहां तक मोक्ष तक जाता ही नहीं है, तो उसको घूमकर वापस आना ही पड़ेगा। और शपक श्रेणी वाला उसी भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। जो शपक श्रेणी पे जो चढ़ गए हैं वो अब पीछे लौटकर आएंगे ही नहीं, वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। और शपक श्रेणी में चढ़ गए इसका मतलब यह है कि कुछ मिनट कुछ सेकंड्स में ही भगवान बनने वाले हैं। मिनट्स का टाइम है बस इनका, बहुत 2-4 दिन, 2-4 घंटे, 2-4 साल, इतना बड़ा टाइम तो है ही नहीं, और कुछ देर का ही टाइम है ये चारों गुणस्थान पार करने का, 8, 9, 10 और 12, और उसको पार किया और 13वां गुणस्थान अनंत भगवान का प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही तीव्र, यानी ये जो श्रेणी आरोहण है ये समझ लीजिए मोक्ष जाने की, अभी तक 6वां 7वां गुणस्थान था तो स्लो स्पीड थी कंपैरेटिवली, मोक्ष जाने का उतना पुरुषार्थ नहीं था। लेकिन ये श्रेणी आरोहण तो ऐसा है कि वो बिल्कुल कौन सी सुपर फास्ट स्पीड वाली जो फ्लाइट हो, मतलब क्या बोलेंगे उसको अपन, वो जेट में बैठ गया बिल्कुल, उसमें वो बैठ गया और अब बस कुछ ही देर में वो भगवान बनने वाला है, ऐसी स्थिति ये श्रेणी की है। लेकिन उपशम श्रेणी में क्योंकि वो कर्मों को दबाया है इसलिए वो कुछ देर की ही रहती है और वो वापस उतर के आना पड़ता है, और शपक श्रेणी वाले वो भगवान बन जाते हैं। तो उपशम श्रेणी वाले बुद्धिपूर्वक थोड़ी ना होता है। नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ही जैसा होना होता है, जिसके परिणामों के आधार पर ही होता है, लेकिन खुद चला के
बुद्धिपूर्वक वो परिणाम नहीं किए जा सकते हैं। अब इनमें सब मोक्ष नहीं जा सकता। कौन? उपशम श्रेणी वाला मोक्ष नहीं जा उपशम श्रेणी वाला मोक्ष जा सकता है और जाता भी है, लेकिन उस समय नहीं जाएगा। जिस समय उपशम श्रेणी चढ़ी है उस समय नहीं जाएगा, वो वापस उतरेगा 7वें तक और फिर दोबारा से शपथ श्रेणी चढ़े तो जा सकता है। मतलब उपशम श्रेणी वाले का साथ ऐसा नियम है कि उसी भाव में मोक्ष जा भी सकता है बाद में आके। उपशम श्रेणी से तो नहीं जाएगा, लेकिन वापस उसी भाव में वापस 7वें तक आए और फिर शपथ श्रेणी चढ़े तो उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है। लेकिन नहीं जाए तो 2, 4, 10 भाव भी लग जाए, ज्यादा भाव भी लग जाए, ऐसा कोई नियम उसका नहीं है कि वो, पर ये है मोक्ष कभी ना कभी कुछ समय में तो मोक्ष जाएगा ही। बोलिए आंटी। उसी भाव में कितनी बार कर सकता हूँ? हाँ, एक ही भाव में मैक्सिमम 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। कोई मुनिराज पहली बार उपशम श्रेणी चढ़े और उपशम श्रेणी चढ़कर वापस, क्योंकि उसका नियम ही है उतरना पड़ता है, तो वापस उतर गए, फिर 7वें तक आ गए और फिर पुरुषार्थ किया लेकिन फिर से उपशम श्रेणी ही चढ़े, तो फिर से उपशम श्रेणी चढ़े, ऊपर तक गए और वापस से फिर उतर कर नीचे आए। तो ऐसा 2 बार एक भाव में 2 बार ऐसे उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। अगर उसी भाव में फिर से तीसरी बार चढ़ेंगे तो नियम से शपथ श्रेणी ही चढ़ेंगे उसी भाव में, अगर आप 3rd चांस लेंगे तो, और नहीं तो फिर समझ लीजिए कि जो भी है देवगति में ही जाते हैं उपशम श्रेणी चढ़ के, मतलब उस समय अगर ऊपर के गुणस्थानों में मरण होता है तो वो बाद में आके फिर लेते हैं। और पूरा एक अपना संसार चक्र, यानी मोक्ष जाने से पहले तक कोई जीव, एक भाव की बात नहीं, अब 2, 4 कितने भी भाव मिलाकर मोक्ष जाने से पहले तक यदि कोई जीव मैक्सिमम उपशम श्रेणी चढ़े तो मैक्सिमम 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। यानी मान लीजिए एक बार इस भाव में चढ़ लिए, फिर देव आदि गतियों में चले गए, फिर कोई भाव में मुनि बने, फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ लिए, फिर नहीं उपशम दोबारा मतलब पुरुषार्थ नहीं हुआ, फिर स्वर्ग चले गए, फिर कहीं किसी भाव में आके उपशम श्रेणी चढ़े, फिर वापस से स्वर्ग चले गए, फिर आए, फिर उपशम श्रेणी चढ़े, फिर स्वर्ग चले गए। ऐसा 4 बार हो सकता है। अब अगर वो 5वीं बार पूरे अपने होल लाइफ, मतलब इस जीव का जीवन काल मोक्ष जाने से पहले तक की प्रक्रिया में, अब अगर 5वीं बार श्रेणी चढ़ेंगे तो नियम से शपथ श्रेणी ही चढ़ेंगे। 4 बार से ज्यादा पूरे संसार चक्र में 4 बार से ज्यादा उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते, और एक भाव में, एक सिंगल भाव में 2 बार से ज्यादा उपशम श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती है। अब ये कौन से सम्यक के साथ ये श्रेणी चढ़ी जा सकती है? उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी। तो उपशम श्रेणी वाला जो मुनिराज हैं वो कौन से सम्यक दृष्टि होंगे? तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में से द्वितीयोपशम होगा। हाँ बोलिए आंटी। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। यदि शमक है तो द्वितीयोपशम करके जाएगा। हाँ, और ये छपक श्रेणी वाले क्षायिक दृष्टि। हाँ बढ़िया है, लेकिन कुछ और है उसमें ऐड। जो उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकते हैं और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार की श्रेणियां चढ़ सकते हैं। उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और शपथ श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, लेकिन द्वितीयोपशम, तो ये जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, ये फिर उपशम श्रेणी यदि चढ़ा तो वो भी नीचे आएगा? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो उपशम श्रेणी में दोनों टाइप के सम्यक दर्शन हो सकते हैं, द्वितीयोपशम भी और क्षायिक भी, लेकिन शपथ श्रेणी में क्षायिक सम्यक दृष्टि ही वो शपथ श्रेणी चढ़ सकते हैं, यानी शपथ श्रेणी के समय क्षायिक सम्यक दर्शन ही होता है। क्योंकि औपशमिक द्वितीयोपशम के साथ वो क्षायिक कैसे, अभी श्रद्धा ही क्षायिक नहीं हुई तो चारित्र क्षायिक कैसे हो सकता है? इसलिए शपथ श्रेणी तो क्षायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकते हैं, लेकिन उपशम श्रेणी वो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के सम्यक दृष्टि मुनिराज
उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। इससे हर गुण की अलग अलग स्वतंत्र परिणमन की का ख्याल आता है कि श्रद्धा शायिक हो गई, सम्यक दर्शन शायिक है, लेकिन चारित्र में उपशम हो सकता है। ये चारित्र के लिए हो रहा है ना ये प्रोसेस। श्रेणी जो चढ़ रहे हैं ये चारित्र की पूर्णता, चारित्र मोहनीय का नाश और हमारे चारित्र गुण की पूर्णता, इसके लिए श्रेणी चढ़ी जा रही है। श्रद्धा की पूर्णता तो हो गई, सम्यक दर्शन तो शायिक हो गया, लेकिन अब वो पुरुषार्थ इतना नहीं हो पाया कि चारित्र मोहनीय का नाश कर सके, तो उसको दबाकर आगे बढ़े, शायद सम्यक दृष्टि होने पर भी तो वो दबाकर आगे बढ़े, तो वो वापस लौट के उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन शायद सम्यक दृष्टि का ये है, कितना भी नीचे उतरे चौथे से नीचे नहीं जाएंगे, नीचे उतर के आएंगे तो चौथे गुणस्थान तक ही आ पाएंगे, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो ये श्रेणी के संबंध में थोड़ी सामान्य जानकारी अभी हमने ली है, और बाकी कुछ बातें आगे अपन पढ़ते जाएंगे तो आगे और आती जाएगी इसके संबंध में बातें। ये पहले, क्योंकि अभी 8वां गुणस्थान है, अब यहाँ से श्रेणी चालू हो रही है, तो श्रेणी के बारे में थोड़ा पहले भी कई बार जब भी हमारा प्रकरण आया है तो हमने कभी कभी लिया है उसको, लेकिन ये बातें बार बार में पढ़ने सुनने से ही याद होती हैं, इसलिए एक बार अभी हमने फिर से ले लिया। अब देखिए 8वां गुणस्थान, इसका नाम क्या है? अपूर्व करण। अपूर्व करण का मतलब क्या है? करण का अर्थ होता है परिणाम, करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम। करण शब्द के कई अर्थ होते हैं। करण शब्द का अर्थ गणित भी होता है, करणानुयोग, तो वहां ये दोनों अर्थ लागू पड़ते हैं। करण का अर्थ गणित से संबंधित जो अनुयोग है वो करणानुयोग, और करण यानी परिणाम, परिणामों से संबंधित जो अनुयोग है उसका नाम करणानुयोग। तो यहाँ करण शब्द का अर्थ है परिणाम। और दूसरा शब्द क्या है? अपूर्व। अपूर्व का मतलब अपूर्व, पूर्व यानी पहले, अ यानी नहीं हुए, जो कभी पहले नहीं हुए, ऐसे परिणाम, अपूर्व परिणाम। तो ऐसे अपूर्व परिणाम जहां होते हैं उस पोजीशन का नाम, उस अवस्था का नाम अपूर्व करण है। ये तो हमने शब्दों से अर्थ देखा है उसका, और इसका पूरा नाम है इस गुणस्थान का अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत। अद्भुत भी बोल सकते हैं। हाँ जी, अद्वितीय। आवाज नहीं आ रही आपकी? या अद्भुत भी बोल सकते हैं। हाँ, अद्भुत बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ अपूर्व शब्द दिया है और अपूर्व का अर्थ ये, अद्भुत तो देखिए ऐसे हो सकता है कि हाँ जिससे हमें आश्चर्य लगे, लेकिन यहाँ अपूर्व का मतलब है ऐसे परिणाम इससे पहले कभी नहीं हुए। और अभी और उसके अर्थ में बताएंगे कि यहाँ जो परिणाम इस जगह पर आकर, इस स्थिति में आकर जो परिणाम होते हैं वो परिणाम उन्हीं जीवों के होते हैं, इसलिए उसका नाम है अपूर्व करण। देखिए जहाँ समान समयवर्ती जो जीव हैं, थोड़ा सा हम करण को समझते हैं या अभी बाद में समझते हैं, पहले भी इसी को देख लेते हैं, उसको बाद में लेंगे। अभी तो अपूर्व करणीय गुणस्थान का नाम है और इसका पूरा नाम है अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत। अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत। अभी क्या क्लास वो बीच में ब्रेक होगा ना, तो वो मजा नहीं आएगा समझने में, इसलिए अभी यही देखते हैं। अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत यानी अपूर्व जो परिणाम है, बिल्कुल नए नए, जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसे परिणामों में प्रविष्ट यानी प्रवेश प्राप्त, शुद्धि यानी शुद्धोपयोग सहित, और संयत यानी वो संयमी मुनिराज। तो ऐसे संयमी मुनिराज जो ऐसे अपूर्व परिणामों में प्रवेश को प्राप्त हैं, जो परिणाम पहले कभी भी नहीं हुए, वो कहलाता है अपूर्व करण गुणस्थान। अब इस गुणस्थान में कौन सी कषाय का उदय होगा? कषायों के उदय से हम चालू करते हैं, तो संजुलन कषाय का मंदतर उदय। क्या है यहाँ? संजुलन और नौनो कषाय, संजुलन और नौनो कषायों के मंदतर उदय से प्रति समय अनंत गुणी शुद्धि को प्राप्त हुए। संजुलन और नौनो कषायों के मंदतर उदय से
प्रति समय अनंत गुणी शुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। एक बार दोबारा बोल दीजिए। संचलन और नौ कषायों के मंदतर उदय से प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को प्रति समय अनंत गुणी शुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। ये जो परिणाम इस गुणस्थान में हो रहे हैं, ये परिणाम पहले कभी नहीं हुए। देखिए, ये गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, मतलब यहाँ ऐसे परिणाम होते हैं जो परिणाम पहले नहीं हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई 8वें गुणस्थान में ऊपर गया, फिर वापस उतर के आ गया, फिर दोबारा 8वें में जाएगा, तो हो गए ना पहले। लेकिन जब तक 8वें में नहीं पहुंचा, वो परिणाम बस वही होते हैं, उसके अलावा वो परिणाम नहीं होते, वो कहलाते हैं अपूर्वकरण। ये तो अभी गुणस्थान का नाम ही अपूर्वकरण है, और अभी हम करेंगे बाद में बात कि ये करण के परिणाम और भी जगह होते हैं। बहुत शॉर्ट में ही करेंगे, थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, वो करना योग की बातें। तो ये पहले जो कभी नहीं हुए ऐसे परिणामों को कहते हैं अपूर्वकरण। और ये जो परिणाम हो रहे हैं, संजुलन का मंदतर उदय है। संजुलन अकेले बोलने में आता है, नौ का शायद साथ में उसमें है ही गर्भित, उसका मंदतर उदय है। तो वो बहुत बहुत अत्यंत सुख का, उस समय जो उस वीतरागता जो उत्पन्न हो रही है ना, क्योंकि हमें जो दुख है वो कषायों का है। हमारा जो अभी है मिथ्यात्व तो है ही, और कषाय है। ये जितना भी हमको दुख होता है, ये मिथ्यात्व और कषायों का है। अब वो पोजीशन कौन सी है? मिथ्यात्व का अभाव है, 3 कषायों का पूरा अभाव है। अभाव मतलब उदय नहीं है, और साथ में संचुलन बची भी है, तो उसका मंदतर उदय है बिल्कुल, और शुद्धोपयोग की दशा है। तो उस समय वो 8वें गुणस्थान में ही वो उसके इतनी मतलब कषायों की मंदता के फलस्वरूप वो बहुत परम आनंद का अनुभव वहां पर करते हैं। ऐसी दशा ये होती है। अभी इस गुणस्थान में सम्यक दर्शन कौन सा होगा? सम्यक दर्शन कौन सा होगा 8वें गुणस्थान में? बताइए मीता भाभी, सम्यक दर्शन कौन सा होगा? शायद शमिक या विषायक। गलत। नहीं, तो इसमें 2 रास्ते आएंगे ना, तो 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ता ठीक है आपका, एक गलत है। शायक होएगा। शायक तो बोला ही आपने। औपशमिक कौन सा? हाँ, औपशमिक कौन सा? नहीं, औपशमिक बोल रहे हो या आपने पूछा ना गुणस्थान कौन सा होएगा, कौन सा वाला क्वेश्चन वापस से पूछिए एक बार। सम्यक, चलिए कोई नहीं, सम्यक दर्शन पूछ रही हूँ। 8वें गुणस्थान में सम्यक दर्शन कौन सा हो सकता है? 8वें गुणस्थान में औपशमिक हो सकता है। देखिए, कोई नहीं, ठीक है। 8वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान 2 टाइप के हैं, एक उपशम श्रेणी वाला 8वां, एक शपक श्रेणी वाला 8वां। तो उपशम श्रेणी वाले 8वें में द्वितीयोपशम और शायिक दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। जो उपशम श्रेणी वाला 8वां है, उसमें द्वितीयोपशम और शायिक दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जो शपक श्रेणी वाला 8वां है, उसमें केवल शायिक सम्यक दर्शन ही होगा। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि 8वें गुणस्थान में दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, द्वितीयोपशम भी और शायिक भी। शायोपशमिक नहीं होगा। शायोपशमिक सम्यक की लास्ट मर्यादा वो 7वें गुणस्थान तक है। 7वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में शायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। शायोपशमिक सम्यक दर्शन उसके आगे नहीं पाया जाएगा। तो द्वितीयोपशम और शायिक के दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। चारित्र कौन सा होगा 8वें गुणस्थान में? चारित्र कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम चारित्र 2-3 अपेक्षाओं से देख रहे थे।
सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक चारित्र है या मिथ्या चारित्र है? तो सम्यक चारित्र है 8वें गुणस्थान में। फिर दूसरी अपेक्षा हम देख रहे थे, औपशमिक है, शायोपशमिक है या शायिक है। तो यहाँ वास्तव में निश्चय, अब हमने जो नए पढ़े हैं ना, वो नए लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ। निश्चय से तो अभी यहाँ पर शायोपशमिक चारित्र है, क्योंकि अभी एक भी जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां हैं, उनमें से अभी एक का भी नाश नहीं हुआ है। अभी तो प्रोसेस चालू किया है, एक भी प्रकृति का नाश हुआ नहीं है। इसलिए निश्चय से तो अभी शायोपशमिक चारित्र है। लेकिन क्योंकि वो बढ़ किस मार्ग पे रहे हैं, तो जो उपशम श्रेणी चढ़े हैं वो इन 21 प्रकृतियों को उपशमित करने के लिए बढ़े हैं, और जो शपथ श्रेणी पे चढ़े हैं वो इन 21 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो भावी नैगम्य से या कहें व्यवहार से, उपचार से, उपशम श्रेणी वाले के औपशमिक चारित्र और शपथ श्रेणी वाले के शायिक चारित्र व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय में, एक्चुअल में तो वहां पर अभी चारित्र कौन सा है? शायोपशमिक चारित्र ही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि निश्चय से शायोपशमिक चारित्र है और उपचार से औपशमिक और शायिक चारित्र वो श्रेणी के अनुसार कहा जाएगा। और विशेष 5 प्रकार के जो चारित्र संयम हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इनमें से कौन सा 8वें गुणस्थान में हो सकता है? आज सुलोचना भाभी नहीं दिख रहे? सुलोचना भाभी है क्लास में? यथाख्यात चारित्र आएगा। यथाख्यात नहीं आएगा। यथाख्यात तो 11वें गुणस्थान से होता है। इससे पहले वाला सूक्ष्म सांप्राय। नहीं 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 नहीं, सामायिक और छेदोपस्थापना होगा। बोलिए भाभी, सुलोचना भाभी। सामायिक और छेदोपस्थापना नहीं, खाली सामायिक है। हाँ बोलिए भाभी। नहीं, मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता? प्रीति? खाली सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों। हाँ बढ़िया, जिन्होंने भी बढ़िया, सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों, ये जवाब सही है। विनोदी अकेला सामायिक नहीं होगा, छेदोपस्थापना छठे से लेकर और 9वें गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों प्रकार के संयम या दोनों प्रकार के चारित्र छठे से 9वें सभी गुणस्थानों में पाए जाते हैं। यद्यपि 7वां, 8वां, 9वां शुद्धोपयोग का गुणस्थान है, लेकिन ये हमको ऐसा लगता है छेदोपस्थापना का मतलब है कि कोई बाहर में प्रायश्चित लेने वाला कुछ काम होगा। ऐसा नहीं है। ये चारित्र आत्मा की दशा का नाम है, आत्मा की परिणति का नाम है। तो वो सामायिक रूप समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग किया है, वो सामायिक चारित्र है, और सावध्य योग का भेद रूप से त्याग वो छेदोपस्थापना है। पर वो है दोनों चलते पैरेलल ही हैं, एक साथ ही हैं। ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग की दशा में। बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं, म्यूट करिए। नहीं आ रही आवाज तो। नहीं, बहुत सारे लोग अनम्यूट होते हैं। चल, फिर से अनम्यूट हो गए हैं। अर्पणा, नीलम भाभी आप म्यूट हुई है, मैंने अभी अभी म्यूट किया था, आप फिर अनम्यूट हो गए हैं। म्यूट होइए आप अपने आप ही। हो गया? अब हो गया? कहाँ हुआ? आवाज आ रही है आपकी। हाँ अब हुआ है। तो 8वें गुणस्थान में इन 5 में से सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 प्रकार के चारित्र पाए जाते हैं। इतनी बात हुई है, अभी कुछ पूछना है? हाँ बोलिए साधना जी। ये जो चारित्र बता रहे हैं आप, हाँ 6वें से 9वें तक के दोनों चारित्र पाए जाते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। हाँ। अच्छा, ये गुणस्थान भी तो चारित्र के भेद है। गुणस्थान चारित्र के भेद नहीं है, मतलब चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं, चारित्र के भेद नहीं है। भेद अलग चीज हो गई, और ये उसकी पर्याय है, उसकी अवस्थाएं हैं, उसके दशा है, थोड़ा फर्क है। इस गुणस्थान में, गुणस्थान तो वो पोजीशन है, उसमें ये चारित्र में क्या होगा, फिर ज्ञान की क्या दशा है, सम्यक की क्या दशा है, वो अलग अलग, मतलब गुणस्थान एक
बड़ी अवस्था का नाम हो गया, और उसमें चारित्र गुण की क्या स्थिति चल रही है वो हम देख रहे हैं। ऐसा चल, कैसे भेद करेंगे? जैसे गुणस्थान, देखिए गुणस्थान तो है जीव के, गुणस्थान जीव की पर्याय का नाम है, और चारित्र है वो जीव का गुण है। एक पर्याय है और एक गुण है, दोनों में फर्क है। पर्याय है, पर्याय का मतलब है अवस्था है, और गुणस्थान तो मुख्य रूप से दो गुणों की अवस्था कहा, श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था। और वैसे देखा जाए तो पूरे जीव की ही अवस्थाएं है वो गुणस्थान, और चारित्र तो उसमें एक गुण है। और इस चारित्र के भेद अलग अलग टाइप से बताए गए हैं, वो अलग अलग टाइप से भेद, वो अलग चीज है, वो गुण के भेद हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ये सम्यक दर्शन और चारित्र मतलब एक जैसे ही होंगे क्या? जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक चारित्र, क्षयोपशमिक? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, औपशमिक सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में भी प्रकट हो गया, लेकिन जो औपशमिक चारित्र है, निश्चय, रियल, वो 11वें गुणस्थान में होता है। और उपचार से भी कहें तो यहाँ 8वें में आके हुआ है। अभी हमने देखा था ना उपचार से, तो उपचार से भी कहेंगे तो ये औपशमिक चारित्र 8वें में प्रकट होगा, और सम्यक दर्शन तो चौथे से ही प्रकट हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो अलग चीज है, और चारित्र है वो चारित्र गुण की पर्याय है, वो अलग चीज है। दोनों गुण अलग अलग हैं, हर गुण का परिणामन अलग अलग होता है, और गुण का अलग अलग हिसाब से चलता है। सम्यक दर्शन औपशमिक है, क्षयोपशमिक समझ लीजिए शायिक भी है, और चारित्र क्षयोपशमिक चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज शायिक सम्यक दृष्टि है, तो चारित्र छठे सातवें में कौन सा होगा? चारित्र वहां क्षयोपशमिक ही होगा। इसलिए दोनों गुण अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की अवस्थाएं भी अलग अलग ही बनेगी। बोलिए, पूर्णता में भी फर्क है। श्रद्धा की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता। श्रद्धा की पूर्णता हो जाती है चौथे गुणस्थान में ही, शायिक हो गया सम्यक दर्शन अगर चौथे में ही, तो श्रद्धा कंप्लीट। और ज्ञान की पूर्णता कहाँ जाकर होगी? ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में, केवल ज्ञान होने पर होगी। और चारित्र की पूर्णता तो परम यथाख्यात की तरफ से देखेंगे तो वो 14वें के बाद में सिद्धों में होगी, और इधर देखें शायिक चारित्र की अपेक्षा से देखें तो वो 12वें गुणस्थान में होगी। तो तीनों गुण अलग अलग हैं, उनकी पूर्णता में अलग फर्क है, और उनके समझ लीजिए और जो भी परिणामन है उसमें अंतर दिखाई देता है। और किसी को कुछ पूछना है? श्रद्धा की क्षयोपशमिक क्या है? प्रीति, एक बार आंटी बोल रहे हैं। हाँ आंटी बोलिए। हाँ, श्रद्धा की पूर्णता चौथे गुणस्थान में हुई, और ज्ञान की पूर्णता 12वीं के एंड में ही हो जाती है ना? अब वो 12वें का एंड बोले, 13वें में बोले, 13वें में केवल ज्ञान हो जाता है तो 13वें में बोलते हैं। 13वें में। और चारित्र की पूर्णता 14वें में? हाँ, चारित्र की पूर्णता 14वें में बोलिए। उसके वो अपेक्षाएं दोनों हैं, शायिक की तरफ से कहेंगे तो 12वें में भी कह सकते हैं, नहीं तो यथाख्यात की तरफ से 14वें में। बोलिए प्रीति। क्षयोपशमिक चारित्र मतलब कब बोलेंगे? कुछ कर्मों पे डिपेंड करता है क्या इसका? क्षयोपशमिक चारित्र होता है छठे सातवें गुणस्थान में, जो सकल संयम है, और ये जो 3 कषाय चौकड़ी का भी उस समय क्षयोपशम है, तो वो चारित्र कहलाता है क्षयोपशमिक चारित्र। तो मुख्य रूप से छठे से लेकर और 10वें तक ही क्षयोपशमिक है, लेकिन यहाँ 8वें में उपचार से औपशमिक या क्षयोपशमिक उपचार से भी कह सकते हैं। तो छठे सातवें में तो प्योरली क्षयोपशमिक चारित्र है। चलिए, अभी आपने हाँ बोलिए। तो चारित्र पूछा, और एक आपने सम्यक। हाँ हेलो। हाँ तो दोनों आप गुण अलग कह रहे हैं। हाँ, उसमें भी तो सम्यक क्षयोपशमिक है और चारित्र भी क्षयोपशमिक है। देखिए, सम्यक्त्व है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, चारित्र है वो चारित्र गुण की पर्याय है, और क्षयोपशमिक कहना, सुनिए एक मिनट मेरी, क्षयोपशमिक कहना वो कर्म की तरफ से है। कर्म में क्या हो रहा है, श्रद्धा से रिलेटेड जो कर्म है उनमें क्या हो रहा है, चारित्र से रिलेटेड जो कर्म है उनमें क्या हो रहा है। तो श्रद्धा से रिलेटेड कर्मों में क्षयोपशम है तो उसको कहेंगे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व।
श्रद्धा से रिलेटेड कर्म मतलब जो कर्म हमारे श्रद्धा गुण का घात करने में निमित्त है, तो वो शायोक्षमिक शब्द तो आएगा, लेकिन गुण कौन सा है? एक श्रद्धा गुण है, एक चारित्र गुण है, अच्छा अलग अलग है। ठीक है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, बाकी की चर्चा जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो वो कर लेंगे अपन। हाँ बोलिए। जो हमने 21 प्रकृतियों का उपशम बोला है उसमें अनंतानुबंधी नहीं है ना, बिकॉज वो शायद सम्यक दर्शन के टाइम वो उनका तो 6 हो गया। हाँ, अगर शायद नहीं भी है, द्वितीयोपशम किया है, तो भी उसका उपशम उस समय उसके साथ हुआ है, इसलिए ये 21 में शायद अनंतानुबंधी को नहीं लेते हैं। अनंतानुबंधी किसके साथ ज्वाइन रहती है? वो मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनी के साथ ज्वाइन रहती है, उसी के साथ जीवित रहती है, उसी के साथ मरती है, इसलिए उसका इधर अभी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है। चलिए, जय जिनेन्द्र।